तो आज स्प्रिंग फोर्स देखते हैं। सो सर आपने कहा था इस लेक्चर डाउट्स डिस्कस करेंगे। कितना किस चीज का डाउट है? सर असाइनमेंट्स। लोगों का डाउट खत्म नहीं होगा। कौन से असाइनमेंट का? लास्ट क्लास में किया था ना शायद। तो तब सर एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लग गया था तो फिर डाउट्स खत्म नहीं हुए थे। हाँ सर। ठीक है, बाद में तुम लोगों को होमवर्क ही कम दूंगा ताकि डाउट ही कम रहे। चलो, जैसे हम लोग स्ट्रिंग पुली सिस्टम देखे थे, तो स्ट्रिंग पुली सिस्टम में क्या था कि आइडियल स्ट्रिंग मासलेस होता था और इनएक्सटेंसिबल होता था। तो उसी तरह आइडियल स्प्रिंग पहली चीज तो मासलेस होगा, और दूसरा कि स्प्रिंग में एक्चुअली क्या होता है कि स्प्रिंग को ज्यादा इलोंगेट कर दो तो उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हुक्स लॉ हमेशा वैलिड रहेगा, तो इसको आप कितना भी एक्सटेंड करोगे इसकी इलास्टिसिटी खत्म नहीं होगी। तो आइडियल स्प्रिंग पहली बात मासलेस होगा। स्ट्रिंग में क्या था, स्ट्रिंग केवल पुलिंग फोर्स लगाता था, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करता था जब भी वो स्ट्रेच्ड कंडीशन में होता था। स्प्रिंग के साथ ऐसा नहीं है। स्प्रिंग ऑब्जेक्ट को पुल और पुश दोनों कर सकता है, डिपेंड करता है कि उसमें डिफॉर्मेशन कैसा है। जैसे ये एक आइडियल स्प्रिंग है जिसका कि नेचुरल लेंथ L0 है, ठीक है। यस सर। इस स्प्रिंग को अगर हम मान लो फोर्स लगाकर पुल करते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, अगर मैं इसको पुल करूं तो जैसे जैसे आप पुल करते जाओगे वैसे वैसे इस स्प्रिंग में एक रिएक्शन जनरेट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और वो जब अप्लाइड पुलिंग फोर्स के बराबर होगा तब ये इसका लेंथ इंक्रीज करना रुक जाएगा। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो ये इसका नेचुरल लेंथ है, और ये नेचुरल लेंथ के बियॉन्ड एक्स एक्सटेंड किया, और यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो इस तरह से लगेगा कि वो नेचुरल लेंथ को रेस्टोर करे। ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स F के बराबर हो जाएगा तो इसका एक्सटेंशन रुक जाएगा, तो इसके दोनों एंड पर ये स्प्रिंग फोर्स लगेगा। ये हो गया एक सिनेरियो जब हम स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं। इसी तरह स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करेंगे, है ना। बट उस केस में जैसे इसमें क्या है, स्प्रिंग फोर्स पुल कर रहा है ऑब्जेक्ट को, इसमें हाँ सर पुल कर रहा है। स्प्रिंग फोर्स पुल कर रहा है ना। हाँ सर। यही अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किया हमने
एक्सटर्नल फोर्स लगाकर कंप्रेस किया हमने। तो इसमें क्या है, नेचुरल लेंथ से इसका कंप्रेशन हुआ है, इसका लेंथ नेचुरल लेंथ से कम हुआ है ना। हाँ सर। तो इस केस में स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, ऐसा, पुशिंग। इस एंड पर इधर और इस एंड पर इधर, है ना। तो दोनों ही केस, दोनों ही साइड से स्प्रिंग फोर्स अगर देखोगे तो आउटवर्ड लग रहा है, और पहले वाले केस में स्प्रिंग फोर्स इनवर्ड लग रहा है। तो स्प्रिंग और स्ट्रिंग में पहला फर्क ये है कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होता था, स्प्रिंग का लेंथ चेंज कर सकते हैं। दूसरा, स्प्रिंग का लेंथ अगर एक्सटेंड हुआ है तो स्प्रिंग दोनों एंड पर खुद के लेंथ को रेस्टोर करने के लिए पुलिंग फोर्स लगाएगा, और अगर स्प्रिंग का लेंथ कम हुआ है, कंप्रेस हुआ है, तो दोनों एंड पर पुश करने वाला फोर्स लगाएगा। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये स्प्रिंग फोर्स पुल और पुश दोनों नेचर का हो सकता है, कोई दिक्कत। अब ये स्प्रिंग फोर्स अमाउंट ऑफ इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होता है, और इस स्प्रिंग फोर्स का डिपेंडिंग ऑन मटेरियल ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चेंज होता रहता है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग के मटेरियल पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज का बना हुआ है। अच्छा, तो इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे भाई। ये स्प्रिंग कांस्टेंट मटेरियल और ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। ये आवाज आ रही है। अब देखो, स्प्रिंग तो जस्ट एक सिंबल है इलास्टिक ऑब्जेक्ट का, है ना। तो मतलब स्प्रिंग तो जस्ट एक सिंबल है इलास्टिक ऑब्जेक्ट का, ये किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है। तो एक्चुअल में ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, ये हम लोग मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि मटेरियल और ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, ये हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, इलास्टिसिटी, प्रोबेबली 1 साल के बाद। तो उसमें इस स्प्रिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आइडियल स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स kx होता है उतना ही पढ़ रहे हैं। जब इलास्टिसिटी में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे, यहाँ पर वैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा नहीं, बट फिर भी बता देता हूँ। तब हम देखेंगे ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू नेचुरल लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये फॉर्मूला जानने की आपको जरूरत नहीं है, ये डिटेल में हुक्स लॉ से डिराइव होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी चैप्टर में। सिर्फ ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो y है इसको हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत तो दिक्कत है सर। बोलो बोलो। सर ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमें बताते हैं एक्सटेंट, राइट, जिस एक्सटेंट पर खींच सकते हैं उसको। सर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्यों डिपेंड करेगा?
किसने कहा किस एक्सटेंट तक खींच सकते हैं इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं? हाँ सर, किसी ने कहा, सब मैंने गलत सोच लिया, तो उसमें क्या होता है अपने मन से तुमने सोचा है। सर? असल में क्या होता है? असल में ये होता है YL/A। Y यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, L लेंथ और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, अगर रबर ही पकड़ लो, स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग तो जस्ट एक सिंबल है इलास्टिक ऑब्जेक्ट का। हाँ हम सर। लोग बात इलास्टिक ऑब्जेक्ट की कर रहे हैं, जैसे रबर है अगर, या कोई भी, तो कैसे समझाऊं, ये हम लोग वैसे हुक्स लॉ में पढ़ते हैं, इसको स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। तो इसका लेंथ जितना ज्यादा होगा, इलास्टिक स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा। एक्चुअल में ये जो, या कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको छोड़ दो, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो के है, ये हर मटेरियल का अपना अपना कांस्टेंट। जैसे अगर मान लो तुमने आयरन का ही स्प्रिंग बनाया, तो आयरन के हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम नहीं होगा। मोटा स्प्रिंग है, पतला स्प्रिंग है, छोटा स्प्रिंग है, बड़ा स्प्रिंग है, उस पर डिपेंड करेगा। हाँ सर। तो इस उस सब पे क्या डिपेंड करेगा? उसी सब का एक कॉमन कांस्टेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट, इस सबको मिलाकर। ओके सर, ओके। मतलब 1 यूनिट ऑफ एक्सटेंशन में जितना अपोजिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग जनरेट करेगा, उस रेस्टोरिंग फोर्स को हम लोग उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, बता हाँ सर। इसलिए दिया कि देखो, जैसे जरूरत तो नहीं है वैसे इस चैप्टर में, लेकिन कहीं एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि स्प्रिंग क्वेश्चन में दिया रहेगा कि उसको 2 पार्ट में कट कर दिया या 3 पार्ट में कट कर दिया, अब क्या होगा? तो इसीलिए ये बता दिया कि ये छोटा सा क्वेश्चन रहता है। मान लो ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का लेंथ L0 है, इस स्प्रिंग को कट करके 2 स्प्रिंग बना दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। तो मान लो इस स्प्रिंग को कट कर दिया, इस स्प्रिंग को मान लो कट कर दिया, तो अब मेरे पास 2 छोटे छोटे स्प्रिंग बन गए। हाँ सर। अगर ये आधा आधा कट किया है, L/2 L/2, तो इन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट 2K हो जाएगा। सो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट K इज, अरे ये भी गलत लिख दिया मैं, L/A नहीं, A/L होता है। शिट, अच्छा, गामा A बाई L। तो स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो अगर लेंथ आधा आधा कर दिया तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K हो जाएगा। और किसी और रेशियो में अगर कट करेंगे, 1/3 कर देंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये यस एक सर। ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर में पूछा जा सकता है। अदरवाइज ये इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसको फोर्स की तरह अप्लाई कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो पहले चलो इतना कॉपी कर लो, ज्यादा लिख दिया, इतना पहले कॉपी कर लो। सर ए एरिया है ना? हाँ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और वाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। मतलब आयरन का बना है, एल्युमिनियम का बना है, सबका वाई अलग अलग होता है। इसको पहले जल्दी से कॉपी कर लो। हो गया? सर नहीं सर।
एक सेकंड सर, एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे वो जो थर्ड केस में वो एक्स है, जब उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो वो एक्स होगा कि माइनस एक्स होगा? फिर से बोलो। सर जब थर्ड केस में उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो वो एक्स होगा कि माइनस एक्स होगा? अरे कंप्रेस करो या एक्सटेंड करो, फोर्स का मैग्नीट्यूड kx ही रहेगा। कंप्रेस करने और एक्सटेंड करने से उस फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। मतलब एक्सटेंशन अगर है तो पुलिंग फोर्स होगा, कंप्रेशन अगर है तो पुशिंग फोर्स होगा। ठीक है। ओके सर। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस के एक्स मतलब फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। दैट इज अगर एक्सटेंशन हुआ राइट गया तो लेफ्ट लगेगा, लेफ्ट कंप्रेस किया तो राइट लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ूं? सर डाउट है, सर डाउट। बोलो। सर हम जो आइडियल स्प्रिंग हम लोगों ने लिया है सर, वो यही है ना जो इक्वल एक्सपैंड करेगा जब उसको एक साइड से फोर्स लगाया तो? क्या करेगा? सर इक्वल एक्सपैंड करेगा मतलब सेम तरीके से खींचेगा सर हर जगह पे, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आगे ज्यादा खींच गया पीछे से कम खींच गया अगर वो मास वाला है तो। आगे से पीछे से हर पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा। फिजिक्स की भाषा में मैं ये बोलूंगा, बाकी आगे पीछे ये सब तुम्हारा भाषा है, मुझे नहीं पता। सही है सर। सर हर पॉइंट पर स्प्रिंग फोर्स थ्रू आउट द लेंथ सेम रहेगा, ये मतलब है इसका। ठीक है। यस सर। आगे बढ़े। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखोगे, जैसा वो बोल रहा था कि माइनस एक्स लिखूं या प्लस एक्स लिखूं ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेक्टर फॉर्म में ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा, ये स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, ऐसा। तो इससे अपने आप आ गया कि एक्स मतलब स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट जिधर होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब स्प्रिंग का एंड कंप्रेस हुआ है या एक्सटेंड हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसका अपोजिट स्प्रिंग फोर्स होगा। ये समझ आया? अगर एक्स वेक्टर राइट है तो फोर्स वेक्टर लेफ्ट होगा, एक्स वेक्टर लेफ्ट है तो फोर्स वेक्टर राइट होगा। आया समझ में? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो, बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी से एक चिंदी क्वेश्चन करो। कोशिश कीजिए। दिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ हाँ सर। सर दिख रहा है। ठीक है। बोलो जल्दी। सर इसमें ब्लॉक्स कितने लेंथ से डिस्प्लेस हुए हैं? नहीं हुआ ना, फॉलोइंग सर 0। तो इसमें तो 0 होगा। यस सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें 0 होगा हाँ सर। क्योंकि नेचुरल लेंथ भी 2 मीटर है और अभी लेंथ भी 2 मीटर दिख रहा है, तो इसमें 0 होगा। यस सर। यस सर। अब इसको चेंज करेंगे इसके लेंथ को तो फोर्स होगा। कोई डाउट नहीं? तो ये पहला सिचुएशन में 0। दूसरा सिचुएशन भी देता हूं मैं। इसमें कोई फोर्स नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। नो सर। नो सर। दूसरा सिचुएशन,
इसमें फोर्स प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम करके करो, देखने में लगेगा चिंदी है और है भी, लेकिन पहली बार सीख रहे हो तो प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम करके देखो। सर अब के की वैल्यू दिखा सकते हैं क्या? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो दिखाई नहीं दे रहा ना। क्यों नहीं कॉपी करी? इसके हाँ सर। रेस्पेक्ट में लेंथ इंक्रीज कर देते हैं, इसके रेस्पेक्ट में लेंथ देखने में एक जैसा लगेगा। दिखाता हूँ 2 मिनट। N/m थैंक यू सर। तो फर्स्ट वाले सिचुएशन में 0, कोई दिक्कत नहीं। No, sir. नो सर। नो सर। सेकेंड वाले सिचुएशन में फोर्स इनवर्ड लगेगा। ये सर -100 न्यूटन। यस। तो इस केस में फोर्स की वैल्यू कितनी और एक्सटेंशन कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर। तो 200 × 1 दैट इज 200 न्यूटन लगेगा। 200 न्यूटन। अपने मन से दिमाग मत लगा लेना कि 3 मीटर है और अगर 1 मीटर का एक्सटेंशन हुआ है मतलब 0.5 इधर 0.5 इधर, ये नहीं। टोटल एक्सटेंशन 1 मीटर का है और दोनों ओर इक्वल फोर्स लगेगा। क्लियर है? इसमें क्या है, कंप्रेशन है, तो ये वाला फोर्स इधर और ये वाला फोर्स इधर। कंप्रेशन भी सेम मैग्नीट्यूड का है ना? तो पहले वाला नहीं समझा सर, 1 से क्यों किया? अरे 2 मीटर नेचुरल लेंथ है, 3 मीटर हो गया तो एक्सटेंशन कितना हुआ? 1 मीटर का हुआ। हाँ सर, बट सर दोनों साइड से फोर्स लग रहा है ना। मुझे मालूम था तुम लोग यही करेगा। लेट फोर्स kx होता है, हाँ सर। तो k 200 और एक्सटेंशन 1 मीटर, तो 200 × 1 200 न्यूटन। क्या समस्या हो गई बताओ मुझे? सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर कि वो एक अलग अलग डायरेक्शन में है। अलग अलग डायरेक्शन में कहाँ है? दोनों एंड सर से, दोनों एंड पर रेस्टोरिंग फोर्स है। स्प्रिंग हाँ सर। अपना नेचुरल लेंथ रीगेन करने की कोशिश करेगा, तो वो कोशिश करने के लिए दोनों एंड पर इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने की जरूरत होगी। हाँ सर होगी। तो दोनों डायरेक्शन में फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा अंदर की ओर। तो सर एक तरफ से 100 से पुल करेगा, दूसरी तरफ से 20 से पुल करेगा। आइडियल स्प्रिंग इसीलिए लिखा था मास लेस, मतलब नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। स्ट्रिंग के जैसा क्या है, स्ट्रिंग के दोनों एंड पर टेंशन T इक्वल होता है ना। हाँ सर। इसी से पता चलता है तुम लोगों ने सही से होमवर्क नहीं किया है अभी तक। ये ऑब्जर्व नहीं किया कि स्ट्रिंग के दोनों एंड पर T की वैल्यू सेम होती है? सर किया। एक स्ट्रिंग से m मास का ब्लॉक हैंग कर दो तो स्ट्रिंग का टेंशन mg ब्लॉक पर ऊपर की ओर लगता है और जहां से हैंग किया है सीलिंग वहां पर नीचे की ओर लगता है। तो दोनों हाँ mg होता है ना कि mg/2 होता है। हाँ सर सही है। आई बात समझ में? हाँ सर। पक्का? पक्का सर पक्का। आगे बढ़ो। सर एक चीज़ कंफर्म करने की, अब यहाँ हमने माइनस इसलिए नहीं लगाया ना, माइनस का, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। माइनस का मतलब क्या है कि वो डायरेक्शन बताता है। F = -kx में अब मैं तुम्हें कहूँ -10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, इसका कोई मीनिंग है? इसका मीनिंग है 10 न्यूटन का फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, यही मतलब है ना। यस सर। तो सेकेंड वाले केस में
200 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, किसके अपोजिट? तो स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन के अपोजिट। तो सेकेंड वाले केस में स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन क्या हुआ है? स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज किया है, तो उसके अपोजिट, मतलब इस तरह से लगे कि स्प्रिंग का लेंथ डिक्रीज करे। यस सर। थर्ड में क्या हुआ है? स्प्रिंग का लेंथ डिक्रीज किया है, तो फोर्स इस तरह से लगेगा कि स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज करे। नेगेटिव साइन का ये मतलब है। यस सर। So a spring force will always act in a direction such that it can restore its original length. अब ओरिजिनल लेंथ रेस्टोर करने के लिए स्प्रिंग को आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ सकता है अगर कंप्रेस्ड है, तो इनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ सकता है अगर एक्सटेंडेड है। तो कॉमन सेंस है। यस सर, समझा। चलो मैं लिख ही देता हूँ। स्प्रिंग फोर्स is always restoring in nature. That is, it will act at both ends in a way to restore its original length. ओरिजिनल मतलब नेचुरल, ओरिजिनल वर्ड भी ठीक नहीं है, नेचुरल लेंथ। आया समझ में? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? यस सर। चलो अब कंसेप्चुअली एक चीज देखो, स्प्रिंग और स्ट्रिंग में फर्क क्या है। तो पहला फर्क समझ में आया कि स्ट्रिंग केवल पुलिंग फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, स्प्रिंग दोनों करता है, पुल और पुश। ये समझ में आया? दूसरा, स्ट्रिंग जब स्लैक कंडीशन में है तो कोई फोर्स नहीं ट्रांसमिट करेगा, जब ढीला है तब केवल डॉट कंडीशन में ही करता है। दूसरा, स्ट्रिंग अपना लेंथ इंक्रीज डिक्रीज कर नहीं सकता। अब देखो काम की चीज समझो, देखोगे जहां कहीं भी बाइक में हो, कार में हो, कहीं भी सस्पेंशन रहता है वहां पर स्प्रिंग को यूज करते हैं। तो स्प्रिंग एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब ये हुआ कि जैसे गाड़ी तुम्हारे गड्ढे में गई, तो गड्ढे में जाने के बाद गड्ढे से जब वापस आई तो तुरंत नेचुरल लेंथ पे नहीं चला आता है, नहीं तो राइडर गिर जाएगा। नहीं समझे? नहीं सर, समझ गए। उसको अपने नेचुरल लेंथ पर आने में टाइम लगता है, ग्रेजुअली आता है ना। जबकि स्ट्रिंग के केस में क्या है? स्ट्रिंग के केस में अगर टेंशन 10 न्यूटन का है तो स्ट्रिंग को कट कर दो या कुछ तो 10 से 0 तुरंत हो जाएगा। तो स्ट्रिंग इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, स्प्रिंग इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि स्प्रिंग अगर का लेंथ एक्सटेंडेड है, अब उसमें कोई चीज अगर मैंने किसी तरह का चेंज किया और स्प्रिंग अपना लेंथ छोटा करेगा, तो ये छोटा होने का प्रोसेस ग्रेजुअल है, ये इंस्टेंटली नहीं होता है। इस रीजन से स्प्रिंग को हम लोग
इंजीनियरिंग बोलो या फिजिक्स बोलो, उसके लैंग्वेज में शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। स्ट्रिंग ये शॉक एब्जॉर्बर का काम नहीं कर सकता। स्ट्रिंग अगर स्ट्रेस्ड है तो टेंशन है, स्ट्रेस्ड नहीं है तो जीरो है, इन बिटवीन कुछ नहीं होता उसमें। आई बात समझ में? इस बात को थ्योरेटिकली क्वेश्चन में यूज करना इतना आसान नहीं है, डिफिकल्ट काम है। इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से समझो, और इसकी कोई थ्योरी होती नहीं है, ये अपने हिसाब से समझा जाता है। सो स्प्रिंग is treated as a shock absorber because it takes time to reach its natural length from deformed length. Hence, a spring force reduced to zero gradually after offloading. ऑफलोडिंग का मतलब है कि फोर्स कम कर देने से। स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता है। अनलाइक स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग को कट कर दो या कुछ भी कर दो तो उसका टेंशन तुरंत जीरो रिड्यूस हो जाएगा। स्प्रिंग का टेंशन या स्प्रिंग फोर्स तुरंत जीरो रिड्यूस नहीं होगा, उसको टाइम लगता है। आई बात समझ में? ये है ना। और जब भी कुछ भी एक्सटेंशन होगा तो स्प्रिंग फोर्स होगा। तो एक्सटेंशन मान लो पिछले वाले क्वेश्चन में ही 2 मीटर से 3 मीटर लेंथ कर दिया। अब उसको जब रिलीज करेंगे तो 3 मीटर से 2 मीटर तुरंत नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा, इंस्टेंटली नहीं होगा। तो वो धीरे धीरे जो होगा उस प्रोसेस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स 200 मीटर से जीरो, जैसे केस 2 से केस 1 इंस्टेंटली हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। अब ये कोई थ्योरी नहीं है, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से ही समझेंगे। तो जल्दी इसको कॉपी कर लो, और इससे रिलेटेड मैं जस्ट एक क्वेश्चन बताता हूँ कि इसको यूज कैसे करते हैं। सर, हाँ, अगर कोई हम स्प्रिंग को सपोज आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, लेंथ तो इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसा बोलिए। हाँ सॉरी, लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, ग्रेट। तो वो डायरेक्टली थोड़ी ना अपना नेचुरल शेप में जाता है। वो पहले जब उसको रिलीज करता है तो वो छोटा होके फिर नॉर्मल हाँ, होता है ना। छोटा मतलब वो इनर्शिया की वजह से। अगर स्प्रिंग में मास होगा तब, यहाँ पर मासलेस स्प्रिंग है। अच्छा, ओके ओके सर। हाँ, वो आपको लग रहा होगा प्रैक्टिकली कि पहले थोड़ा छोटा होके फिर धीरे ऐसे ऐसे करके होगा, तो वो इनर्शिया की वजह से।
और इनर्शिया होगा तब जब मास होगा। आइडियल स्प्रिंग में ऐसा नहीं है। यस सर। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए एक बार इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन आसान है, सबका सॉल्व भी हो जाएगा, लेकिन ये थ्योरी समझने के लिए एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऊपर वाली थ्योरी है, ये थ्योरेटिकल है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग को सिर्फ चेक करेगा। इसको एक बार को लिख लिए हो ऊपर वाला सब? लिख चुके हो? यस सर। हाँ, तो इसको जल्दी से सॉल्व करो। हो गया होगा सबका? हाँ सर। यस सर। का ठीक है, पहले तो ये टेंशन वाली कहानी देखो। इस केस में अभी इनिशियली टेंशन कितना है? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। और जब 1 kg वाला ब्लॉक चला जाएगा, जब 1 kg वाला ब्लॉक गिर जाएगा तो फाइनली टेंशन हो जाएगा 20 न्यूटन, है ना? यस सर। तो नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक हमेशा 0 रहेगा। हाँ सर। नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक हमेशा 0 रहेगा, सो एक्सेलरेशन 0 रहेगा। कोई दिक्कत नहीं? नो। लेकिन स्प्रिंग वाले में 1 kg अगर गिरेगा तो 2 kg वाला ऊपर जाएगा ना? हाँ सर। तो अभी की क्या सिनेरियो क्या है? अभी क्या सिनेरियो है कि स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है 3g वेट के बराबर, यस सर। है ना? जब ये 1 kg वाला चला जाएगा तब 2 kg वाले पर 2g नीचे लगेगा। हाँ सर। और जैसा मैंने कहा, स्प्रिंग फोर्स तुरंत चेंज नहीं होता है, तो ये तो 3g ही रहेगा, इसमें तुरंत चेंज नहीं आएगा। इसमें आ जाएगा, जैसे ही 1 kg वाला गिरा, टेंशन इन द स्ट्रिंग 30 से 20 तुरंत हो जाएगा, इंस्टेंटली। ये जो चेंज है ये इंस्टेंटली होगा, लेकिन इसको चेंज होने के लिए इसका एक्सटेंडेड लेंथ 0 होना जरूरी है। तो ये तुरंत नहीं होगा, वो तब होगा जब इसका एक्सटेंशन 0 पर जाएगा, या जितना एक्सटेंशन चेंज होता जाएगा वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स चेंज होगा। तो उस इंस्टेंट पर देखेंगे तो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा रहेगा। हाँ सर। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 3g माइनस 2g अपॉन 2, है ना? दैट इज g/2 इन अपवर्ड डायरेक्शन। आया समझ में सबको? किसी को कोई डाउट? सर दूसरा डाउट है सर, अगर हम लोग कोई स्प्रिंग से 2 ब्लॉक्स कनेक्ट किए, सर लटक नहीं रहे सर, ग्राउंड पे है, और एक को 20 न्यूटन से खींचा, दूसरे को 30 से खींचा, तो सर जो फोर्स लगेगा 50 न्यूटन होगा, स्प्रिंग फोर्स। फिर से बोलो। सर अगर ग्राउंड पे हम लोगों ने 2 ब्लॉक्स रखे एंड वी कनेक्ट देम विद द स्ट्रिंग, और एक साइड को 20 न्यूटन से खींचा, दूसरे को 30 से खींचा, तो सर जो स्प्रिंग फोर्स होगा ऑन ईच साइड वो 50 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत समझ लिए तुम लोग। हाँ सर, मुझे लग रहा था, इसीलिए पूछा ये वाला। तो उनका फंडामेंटल फिर तुम लोग गायब कर दिए। बताता हूँ, रुक जाओ, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, बताता हूँ।
तुम लोग फोर्स और टेंशन इसमें फर्क ही नहीं कर पा रहे हो। चलो तुम्हारे ही क्वेश्चन को मैं ऐसा कह कर देता हूँ कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उस स्ट्रिंग को, धागे को एक साइड से तुमने कितना 30 न्यूटन से खींच रहे हो और दूसरे साइड से 20 न्यूटन से खींच रहे हो, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा? तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। सर 50। नहीं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, समझाता हूँ, तुम लोग शायद समझ नहीं पा रहे हो। चलो पहले इसको कॉपी करो, समझाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन करो। सर आप एक बार ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे क्या? आया कुछ आंसर? सर जी है क्या? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों बताना है मुझे। तो ब्लॉक A 2G and B 0. ये शायद सही हो सकता है। देखो इधर, अभी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। दोनों का मास सेम है? हाँ सर सेम है। तो ब्लॉक बी पर mg नीचे लग रहा है, यस सर। स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है। हाँ सर। ब्लॉक ए पर स्प्रिंग फोर्स नीचे लगेगा उतना ही। ब्लॉक ए का खुद का वेट mg नीचे लगेगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर लगेगा। यही कहानी होगी। हाँ सर। अभी इक्विलिब्रियम में इसकी वैल्यू एग्जैक्टली mg के बराबर होगी, हाँ सर। इसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली mg के बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू 2g के बराबर होगी। अभी 2mg के, तो अभी सब इक्विलिब्रियम में है। यस सर। अभी सब इक्विलिब्रियम में है। इस फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को कोई डाउट है? बोलो। इस फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे, तो स्ट्रिंग को कट करने से टेंशन इमीडिएटली 0 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। ए का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? ए पर 2mg नीचे एक्ट करेगा और बी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? बी पर mg नीचे एक्ट करेगा और बी पर स्प्रिंग फोर्स वाला mg ऊपर एक्ट कर रहा था, वो ऊपर ही एक्ट करेगा, क्योंकि स्प्रिंग तो तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा। जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, तो स्प्रिंग को ये शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, वो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, तो इंस्टेंटली स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा, बट टेंशन इन द स्ट्रिंग तुरंत इंस्टेंटली 0 रिड्यूस होके हो जाएगा। तो ए का एक्सीलरेशन दिख रहा है 2g डाउनवर्ड और बी का एक्सीलरेशन 0 दिख रहा है। हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। का हाँ बोलो। सर ए के केस में स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा ना? ऊपर क्यों लगेगा? सर अपोजिट रहता है ना एलोंगेशन के।
बाप रे इसको सीधा करो, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को सीधा करो, इस वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करके देखो तो ऊपर कैसे लगेगा। ये कॉमन सेंस में क्या गुस्सा गया मुझे। अरे स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो नेचुरल लेंथ पर आने के लिए दोनों साइड से इनवर्ट फोर्स लगाएगा ना। हाँ सर। स्प्रिंग इलोंगेटेड है यस सर। तो यहाँ पर अपने लेंथ को कम करने की कोशिश करेगा, तो इधर से इसको पुल करने की कोशिश करेगा, इधर से इसको पुल करने की कोशिश करेगा। समझा सर। समझ गए? यस। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं सर, सर इससे पहले जो पूछा था वो डाउट था। हाँ वो बताता हूँ। अब देखो, इससे पहले जो तुमने पूछा वो बताता हूँ। कोई बताएगा उस डाउट का आंसर कि सबको डाउट है? इसने कहा कि एक स्ट्रिंग से 2 ब्लॉक लगा दिए मैंने, M1 M2 कुछ नाम दे दिया। एक को 20 न्यूटन से खींच रहे हैं, एक को 30 न्यूटन से खींच रहे हैं। तो बीच में अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, और बीच में अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का टेंशन कितना होगा। यही बेटा तुम्हारा क्वेश्चन है। सर सिर्फ स्प्रिंग वाला है, तो तू स्ट्रिंग वाला दोनों साइड से जो एफ लगेगा तो चुप, कितना होगा? 2 मिनट चुप। केवल स्प्रिंग वाला अगर है तुम्हारा डाउट, जैसा तू कह रही है, तो तू अच्छा स्ट्रिंग। सर, टेंशन वाला भी गलत हुआ था सर, वो भी है। हाँ, और दोनों का आंसर एक ही है, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इधर, दोनों एक ही बात है। एक बात कैसे है, तुम लोग या तो कुछ होमवर्क नहीं किए हो इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हो, वैकी वैकी। सर होमवर्क सर असाइनमेंट 5 ही अच्छे से हो पाया, 1 और 2 सर 3 पर बहुत परेशान किया। हाँ तो परेशान करेगा ही ना। तुम लोग ये क्यों सोच के बैठे हो कि एकदम लाइफ आसान रहेगी, मजा आएगा, कुछ परेशानी नहीं होगी। ऐसा होगा इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है। किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी अगर ऐसा चल रहा है, सब मस्ती में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, तो यकीन मानो पढ़ाई नहीं हो रही है। ज्यादा तुम लोग दिक्कत करोगे तो मैं भी वैसे ही बढ़िया वाला इजी असाइनमेंट दे दूंगा, तुम भी खुश, हम भी खुश, तुम भी, यू ऑल्सो लिव इन फुल पैराडाइज कि सब सही चल रहा है और मैं भी चलूंगा। चलो एनीवे, इसका मास m1, इसका मास m2, कुछ भी अपने मन से। ये फोर्स F1, ये फोर्स F2, यही कहानी है। हाँ सर। कोई एक ज्यादा कोई एक कम हो सकता है, हाँ सर। हो सकता है ना। तो तुम लोग पहले ये बताओ, अपने मन से ये कैसे मान लिए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं रहेगा, सिस्टम एक्सेलरेट करेगा। ये एक्सेलरेशन से पहली बात, दोनों साइड अगर फोर्स डिफरेंट है तो ये एक्सेलरेट करेगा, और ये एक्सेलरेशन कितना होगा, तो F1 इस डायग्राम के हिसाब से माइनस F2 अपॉन M1 प्लस M2 होगा। हाँ सर। हाँ या ना? या इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, F1 माइनस T इज M1 A, T माइनस F2 इज नहीं M2 नहीं A सर, समझ ऐसे। गए। तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 माइनस M1 A का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आंसर आएगा बताओ? M2 F2 अपॉन M1 प्लस M2 ऐसा आएगा शायद। हाँ सर। देख लो, सोच लो, मुझे नहीं पता। नहीं, F1 का टर्म भी तो आना चाहिए। M2 सर M2 F1 माइनस M1 F2 अपॉन M1 प्लस M2। M2 F1 माइनस M1 F2 ऐसा। M2 F1, हाँ सर। M2 F1 माइनस M1 F2 ऐसा कुछ आ गया।
तो ये होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। तुमने वैल्यू रख के बोला, मैं ऐसे ही बोला। आया समझ में? हाँ सर बस तो स्प्रिंग का समझ नहीं आ रहा था, सेम एक्सटेंशन वाली चीज क्या है? सेम टी की जगह स्प्रिंग फोर्स कर दो। स्प्रिंग के केस में क्या होगा, सब कुछ वही है, टी की जगह स्प्रिंग फोर्स होगा। स्प्रिंग फोर्स दोनों एंड पर अलग अलग नहीं हो सकता, और स्प्रिंग फोर्स मिल गया तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन मिल गया। आई बात समझ तो मुझे में? एक चीज अभी भी समझ नहीं आई सर कि अगर दोनों साइड मतलब एक्सटेंशन एक है और सुनो, दोनों साइड पे फोर्स लग रहा है। तुम्हारे दिमाग में भर गया कचरा। कचरा कैसे भर गया, देखो। तुमने कहा कि एक स्प्रिंग को मैं 10 न्यूटन से राइट पुल कर रही हूँ और दूसरे साइड से 20 न्यूटन से लेफ्ट, राइट? हाँ सर। और तुम मन ही मन ये भी सोच बैठी हो कि इक्विलिब्रियम है ना? हाँ सर। इसलिए परेशानी हो रही है। तो एक साइड से 20 न्यूटन और दूसरे साइड से 10 न्यूटन अगर है तो ये सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा। जैसे इस कहानी में इस जो स्ट्रिंग वाला बताया है, इसी में 10 न्यूटन से मैं इस स्ट्रिंग को राइट खींच रहा हूं और 20 न्यूटन से लेफ्ट खींच रहा हूं, तो कहोगे टेंशन इन द स्ट्रिंग 10 होगा कि 20 होगा? तो टेंशन इन द स्ट्रिंग न 10 होगा न 20 होगा, वो इतना होगा। क्लियर है? हाँ सर। क्योंकि और सर दोनों अगर एंड पर, इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों एंड पर अलग अलग फोर्स हो, वही नहीं समझा नहीं रहा सर। हूं। सर जो इससे पहले वाला क्वेश्चन जो किया सर उसमें वो ये इक्विलिब्रियम में थे। ये अभी वाला, नहीं सर वो जो सर 2 ब्लॉक दिए थे और 3 केसेस थे सर, 2 मीटर 3 मीटर 1 मीटर वाला। हाँ वो सर इक्विलिब्रियम उसमें में कहा था। सर सबसे पहला वाला अरे हाँ, किसने कहा इक्विलिब्रियम में है? तो मैंने पूछा। तुमने कहा वो इक्विलिब्रियम में, कहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि इक्विलिब्रियम में है? क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि इक्विलिब्रियम में है? नहीं सर नहीं लिखा है सर। तो साइंस पढ़ रहे हैं ना तुम लोग, एकदम आर्ट्स कॉमर्स के भाव से साइंस पढ़ते हो। कहीं नहीं लिखा है, आपने एज्यूम किया है ऐसा। तो डायग्राम 1 खुद से इक्विलिब्रियम में रहेगा, अगर रहेगा तो। डायग्राम 2 को इक्विलिब्रियम में अगर रखना है तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी पर दोनों ओर मुझे 200 न्यूटन का फोर्स लगाकर रखना पड़ेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। एग्जाम्पल 3 में अगर मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है तो दोनों ओर से 200 न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लगा के रखना होगा, मतलब 200 बी पर भी और 200 ए पर भी। आया समझ में? हाँ सर। ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है? तो हाँ सर ये तो मतलब हर एक एंड जो है सोचना, वो हाँ ये सोचना कि एक साइड हम 20 न्यूटन फोर्स लगाएंगे और दूसरे साइड 30 न्यूटन लगाएंगे और सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये सोचना ही पाप है। ये सोचना गलत नहीं है, गलत तो है ही, गलत के साथ साथ इतना बड़ा गलत है कि इसको पाप कहेंगे फिजिक्स के भाषा में। ठीक है? कोई साइंस स्टूडेंट फिजिक्स स्टूडेंट ऐसा बोले तो पाप कहलाएगा। हाँ, आर्ट्स कॉमर्स वाला बोले तो उसको माफ है। ठीक है, आगे बढ़ूं? तो सर जो उस वाले में हर एक एंड जो है वो एक्सिलरेट कर रहा है। किस वाले में? नहीं सर सबसे जो भी डिस्कस हो रहा था ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन में? हाँ सर तो जो 3 मीटर वाला जो खींचा था हाँ, सर, तो जो 3 सबसे बाद मीटर वाला जो भी ऐसे सोचो, जिस किसी भी आदमी ने उसको 2 मीटर के स्प्रिंग को 3 मीटर खींच के रखा, वो जैसे ही 3 मीटर खींच के रखा तो बाहर की ओर कोई फोर्स लगाया होगा। हाँ सर।
तो उस मोमेंट पर इक्विलिब्रियम में रहने के लिए दोनों एंड पर 200 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो 3 मीटर खींच के छोड़ देंगे, दोनों स्प्रिंग में एक्सीलरेशन आ जाएगा। आई बात समझ में? हाँ तो थोड़ा और सोचोगे समझ आ जाएगा पूरी तरह। सोचूंगी, इसमें क्या सोचेगी अब? सर वो एक्सटेंशन वाली चीज अभी तो समझ नहीं आई सर, क्योंकि हर एक एंड असल में आधा मीटर ही जा रहा है ना। फिर यही बात, ये मैंने बोला भी था कि एक तो खुद से नहीं, मैंने ही डाउट बताया था कि ये अगर सोच रहे हो तो ये थॉट प्रोसेस गलत है, फिर अपने मन से आधा मीटर गया। स्प्रिंग एक एंटिटी है, पूरे स्प्रिंग में 2 मीटर का एक्सटेंस या 1 मीटर का एक्सटेंशन हुआ, इसमें से कौन सा सेगमेंट कितना गया, वो आधा मीटर गया, वो 5 मीटर गया, वो 3 मीटर गया, ये सब नहीं। अगर एक एंड फिक्स होता तो दूसरा वाला एंड ही 1 मीटर जाता। हाँ सर। हाँ तो तब होता है ना फोर्स 200 सर। अभी नहीं, तुम एक लोग थोड़ा गया दूसरा ज्यादा गया तो फिर- अरे साइंस पढ़ने का एप्टीट्यूड नहीं है, जबरदस्ती पढ़ रहे हो तुम लोग। एक बात बता, सोच, मैं सीलिंग पर एक स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है, खींच रहा हूं सिर्फ नीचे वाले को, तो सीलिंग टूटेगा? मतलब अगर कमजोर है तो टूट सकता है ना। हाँ थोड़े है। तो तुमको लगेगा कि हम तो फोर्स नीचे वाले पे लगा रहे हैं तो इसको पुल करना चाहिए, वो नहीं करेगा, ऐसा थोड़े ना है। सर नहीं सर, उसके आगे बोल रही सर। फॉर्म में सुन चुपचाप, एनी एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन स्प्रिंग will result into a spring force, and that spring force will act throughout its length in same magnitude. The reason is since a spring is massless, hence both end of the spring should have equal and opposite forces acting on it at every moment. अब बोलो। हाँ सर, तो फिर सर जब सीलिंग से खींच रहे होंगे सर, और अगर 1 मीटर का एक्सटेंशन चाहिए, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 200 है, तो तुम्हारी भाषा में अगर कहें तो एक्सटेंशन केवल नीचे वाले एंड का हुआ है, ऊपर वाले का तो हुआ ही नहीं। जैसे तुम कह रही हो कि 1 मीटर खींचे तो आधा मीटर इसको आधा इसको, तुम ही कह रही हो ना। नहीं सर, ऊपर वाला भी हुआ सर, वो पार्ट समझ गया मुझे। हाँ तो सर दोनों साइड को अगर खींचेंगे तो भी सर दोनों साइड पे 200 क्यों लगेगा? अरे फिर वही बेवकूफी, दोनों साइड से खींचो तो इसका मतलब है कि एक साइड से खींचे तो दूसरी साइड पे नहीं लगना चाहिए। तुम्हारे इस क्वेश्चन का मीनिंग यही हुआ ना कि अगर हम स्प्रिंग को एक ही साइड से खींचे हैं तो दूसरे साइड पे नहीं लगना चाहिए। बोलो। हाँ सर। हाँ, तो क्या नहीं लगेगा क्या? एक स्प्रिंग को छत पे लटका दो और नीचे से खींचो, छत कमजोर है तो छत टूट जाएगा। तो तुम्हारे हिसाब से कहोगी तो कहोगी हम तो सिर्फ नीचे फोर्स लगाए। नहीं सर, ऊपर वाला भी खींचेगा। खींचेगा ना। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि फोर्स एक एंड पे लगाए, तो स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन है तो दोनों ओर पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टुवर्ड नेचुरल लेंथ लगेगा। कंप्रेशन है तो दोनों एंड पर फोर्स टुवर्ड नेचुरल लेंथ लगेगा। ये नहीं होता है कि हम जिस एंड को खींच रहे हैं उस एंड पे फोर्स लगेगा और जिस एंड को नहीं खींच रहे हैं उस एंड पे फोर्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। या दोनों एंड को अलग अलग फोर्स से खींच रहे हैं तो दोनों एंड पर अलग अलग फोर्स लगेगा, ऐसा भी नहीं है। दो एंड को अगर अलग अलग फोर्स से खींच रहे हैं तो ओवरऑल एक्सीलरेशन होगा, बट स्प्रिंग फोर्स थ्रू आउट इट्स लेंथ हर पॉइंट पर सेम होगा। आई बात समझ में? समझ। चलो इसको ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4 को। हो गया? हाँ सर। यस सर। तुझे समझ आया सानवी? सही सही बता, तेरा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? सर आप मेरे से बात कर रहे हो, आप सानवी से बात कर रहे हो?
तेरा नाम क्या है? सॉरी, जानवी। तो जानी, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, नाम तब मुझे समझ गया। समझ गया पक्का, या सिर्फ मेरे डांटने के डर से बोल दी समझ गया? नहीं नहीं सर, मुझे डांटने से कोई डर नहीं। हाँ, डरना भी मत, मैं खूब डांटता हूँ, सबको डांटता हूँ, लेकिन समझा भी दूंगा, ये पक्का है, इसकी भी गारंटी है। हाँ सर, समझ गया। पक्का? यस सर, सर मैं आपको बता भी दूंगी सर वापस। नहीं नहीं, वापस उतारे कर देंगे। ठीक है, चल देख इधर, इस 1 kg वाले ब्लॉक को देखो, तो ऊपर वाले स्ट्रिंग का टेंशन 1 लगेगा ऊपर, बीच sir. वाले स्ट्रिंग का टेंशन 2 लगेगा नीचे, और इसका खुद का वेट 1 into g, दैट इज g लगेगा नीचे। 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। हाँ सर। Yes, sir. इसी तरह 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, 2 kg वाले पर इतना ही T2 ऊपर लगेगा, इसका खुद का वेट 2g नीचे लगेगा, लगेगा, Yes, sir. और स्प्रिंग फोर्स Fs इधर लगेगा। यस सर। 3 kg वाले का डायग्राम देखो, 3 kg वाले पर यही स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, और इसका खुद का वेट 3g नीचे लगेगा, होगा ऐसा? Yes, sir. इक्विलिब्रियम में डेफिनेटली इस Fs की वैल्यू 3g के बराबर होगी, हाँ सर। हाँ तो इसकी वैल्यू 3g के बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू 5g के बराबर होगी, हाँ सर। फिर T2 की वैल्यू 5g के बराबर हो गई, तो T1 की वैल्यू 6g के बराबर हो गई। तो अभी की कहानी ऐसी है हाँ सर। है ना? कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ सर। अब देखो, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, अगेन कॉमन सेंस, स्ट्रिंग को कट करेंगे तो स्ट्रिंग तुरंत रिएक्ट करेगा, करेगा? हाँ सर। यस सर। मतलब ये वाला तो तुरंत 0 हो जाएगा, होगा, Yes, sir. और ये वाला भी तुरंत 0 हो जाएगा, और T2 ये वाला भी तुरंत 0 हो जाएगा। सो T1 और T2 दोनों 0 हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि सर T1 का तो मैं समझा, T2 क्यों 0 होगा, ऐसा मन में ख्याल आ रहा है? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो मन में ख्याल अगर आ रहा है तो फिर वही कहानी, चाहे वो टेंशन इन द स्ट्रिंग हो या स्प्रिंग फोर्स हो, वो दोनों एंड से होता है हाँ सर। है ना? तो 1 kg वाले एंड पर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स बचा क्या? नहीं सर, नहीं नो बच नो सर। नहीं सर। तो सेकेंड स्ट्रिंग टॉट रह ही नहीं सकता है। यस कोई स्ट्रिंग टॉट कब रहेगा? स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, जब दोनों एंड पर पुलिंग फोर्स हो। तो नीचे वाले एंड पर तो 2 kg के वेट की वजह से पुलिंग फोर्स समझ आता है, बट 1 kg वाले एंड पर सेकेंड स्ट्रिंग में कोई पुलिंग फोर्स नहीं है ना? T1 में भी सेम स्टोरी है, T1 को कट किया तो जहां सीलिंग से अटैच्ड है वहां पर का भी टेंशन 0 हो जाएगा, हाँ सर। है ना? हाँ सर। यस सर। T1 और T2 इंस्टेंटली 0 हो जाएंगे। अब T1 और T2 इंस्टेंटली 0 हो गए तो A का एक्सेलरेशन क्या हो गया? देखिए, G डाउनवर्ड हो गया। हाँ सर। अच्छा, B का एक्सेलरेशन क्या हो गया? देखिए, B कौन है? ये है, तो B पर T2 0 हो गया, स्प्रिंग फोर्स और 2G है, तो 5G/2, मास भी तो 2 kg है। हाँ हाँ, राइट राइट सर। C पर 0। 0, वेरी गुड, आया समझ में? सर एक चीज
सर बोलो। जो स्ट्रिंग है सर T2 जिसका T2 है सर वो नीचे से ज्यादा खींचा जा रहा है सर जितने से ऊपर वाला गिर रहा है। नहीं, ये तुमने अपने मन से फिर समझा लिया, ये आपने अपने मन से बनाया, आपने अपने मन से बनाया। तो आपको लग रहा है तो टेंशन होना चाहिए ना। हाँ सर। तो तुम तो ये सोचो ना, वो जीरो है वो करने के बाद एक्सेलरेशन निकाले हो, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद कहते हो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इन दो बातों को तो कंपेयर ही नहीं करना है ना हमें। ये जो एक्सेलरेशन निकाले हो वो T2 जीरो करने के बाद निकाले हो। हाँ सर। हाँ। और T2 जीरो करने के बाद एक्सेलरेशन अलग अलग आया, ज्यादा कम कुछ भी, तो कहते हो अब T2 जीरो नहीं होना चाहिए। तो T2 जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी लॉजिक से मैं समझूंगा, लेकिन इस लॉजिक से थोड़े ना, ये तो T2 जीरो करके ही निकाले हो। कोई दूसरा लॉजिक बताओ T2 नहीं जीरो होने का। आप समझे मेरी बात? T2 तो जब जीरो मैंने T2 करने के जीरो नहीं बाद, लिया सर तो हाँ T2 ए का जीरो, जो एक्सेलरेशन वो 6G आया था। अगर आपने T2 जीरो नहीं लिया नहीं तो लिया आपने तो सर तब वो जीरो हो जाता है। आपने T2 को 5G ही रहने दिया, न कम न ज्यादा, यही ना? हाँ सर। अच्छा, तो आपने T2 को 5G ही रहने दिया, न कम न ज्यादा। तो आपके कहने का मतलब है कि मैं ऊपर वाले स्ट्रिंग को कट करूं तो बीच वाले स्ट्रिंग पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा? इसका नहीं यही सर मतलब सर एक केस ले लिया कि जब वो नहीं होगा तो क्या होगा सर, तब T2 जीरो आ जाता है। हाँ, तो T2 वही मैं कह रहा हूं, किसी भी तरह के चेंज में स्ट्रिंग इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। चेंज का मतलब जीरो होना ही नहीं है बेटा, चेंज मतलब एनी चेंज। जैसे ऊपर वाला जो पहला क्वेश्चन किया था, पहला या दूसरा कुछ तो था, ये वाला, इसमें देखो इनिशियल टेंशन 30 से फाइनल टेंशन 20 हुआ, तो जीरो होगा ऐसा नहीं। जो भी चेंज होगा वो स्ट्रिंग में इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करेगा, मेरा ये कहना है। ठीक ओके है, सर। अब वो चेंज क्या होगा, तो इस केस में आओ, इस केस में वो चेंज कहोगे आपने जीरो ही क्यों लिया, तो वो के इसमें मैंने वो चेंज जीरो ही इसलिए लिया कि जो मिडिल वाला स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को अपवर्ड डायरेक्शन में कोई सपोर्ट नहीं है, और हाँ टेंशन तो दोनों एंड पे होगा, टेंशन दोनों एंड पे होगा, और अपवर्ड एंड पे कोई सपोर्ट नहीं है उसके पास। T1 तो जीरो होगा, इसमें डाउट नहीं है। समझ गया समझ गया। तो T1 अगर जीरो है तो सेकेंड वाले स्ट्रिंग पर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं बचा, या हाँ, 1 kg ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं बचा, है ना? तो बीच वाला स्ट्रिंग स्लैक होगा ही होगा। क्लियर है? यस सर। चलो, सर हाँ बोल बेटा। सर सी का नहीं समझा। सी का, सी में कोई स्ट्रिंग तो है नहीं, हाँ सी में स्प्रिंग है, हाँ तो स्प्रिंग फोर्स में कोई भी चेंज तभी होगा जब स्प्रिंग का लेंथ चेंज होगा, इलोंगेशन कम हुआ या कुछ भी हुआ तभी होगा, यस इमीडिएट तो होगा नहीं। हाँ सर। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज एक बार पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, देखो मैंने अंडरलाइन भी किया होगा। हाँ तो जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, स्प्रिंग अपना लेंथ तुरंत चेंज नहीं करेगा, उसको टाइम लगेगा। हाँ सर। ठीक है, यस सर समझा। ये हुआ स्ट्रिंग की कहानी। पुराने वाले असाइनमेंट में कोई डाउट जो रह गया है फटाफट निपटा लो, मुझे नंबर बताओ। सर असाइनमेंट 5 में सर 16 और 18। असाइनमेंट 5, 2 मिनट में ओपन कर लूं। असाइनमेंट लॉज ऑफ मोशन, असाइनमेंट 5 में क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला बेटा? 16 और 18।
16 सर असाइनमेंट 3 में क्वेश्चन नंबर 17 नहीं है। 3 तो हो चुका है डिस्कस पहले ही। कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो तुम लोग। मेरे असाइनमेंट को आप ऐसे स्कूल के पढ़ाई जैसा नहीं लो कि एकदम 100% लिख के खत्म कर लिया लाल पीला कॉपी से, ऐसा नहीं है। ये विटामिन का टैबलेट है, रोज 2-4 करते रहो, नहीं हुआ फिर करो। और ये नहीं मान के चलो कि 100% हम खत्म कर मतलब कर लेंगे तब नए चैप्टर में जाएंगे तभी है, तो वो आइडियल दिन कभी नहीं आएगा। ये मुझे सर ऐसा नहीं सर कि एमटी के पहले सारे हो जाने हैं सर, क्योंकि कभी नहीं। वो तो देखो लास्ट 2 साल के बाद भी किसी असाइनमेंट में से कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तो फंस सकते हो, इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना है। ठीक है सर। चलो एनीवे 16 देखते हैं पहले। सिस्टम सोल इन फिगर मास ऑफ ए 4m, मास ऑफ बी 3m, मास ऑफ सी 8m, फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, स्ट्रिंग। नहीं सर, सर ये हो गया सर, गलती से पूछ लिया सर, ये हो गया। उन पे जाऊंगा मैं तेरा। दूसरा बता जल्दी फास्ट। सर 18 18 18 दिखा यही वाला। हाँ सर। सर ये सॉल्व हो गया सर, बट सर डाउट कुछ और है। सुन 2 मिनट। In the figure what forces M1 to keep M3 free from rising or falling। हाँ बोल क्या सॉल्व हो गया, क्या डाउट? सर सॉल्व सर आ गया आंसर सर, m1 + m2 + वो सब सर, डी वाला आंसर है सर। लेकिन सर जब इक्वेशन फॉर्म करते सर तब परेशानी हो रही है तो फिर आ कैसे गया आंसर? सर, क्योंकि सर एक्सेलरेशन आ गया सर। मेरे को लग रहा है सर सी का इक्वेशन में गलत मतलब m1 का इक्वेशन गलत फॉर्म हो रहा है सर। हाँ तो सर सुन, एक्सेलरेशन m2 m3 से ही आ जाता है। तो ध्यान से सुन। M3 पर उसका वेट इधर लगेगा। हाँ सर। टेंशन, अच्छा क्वेश्चन है। टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर लगेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग इस पर इधर लगेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग इस पर इधर लगेगा। ये एक्सेलरेशन से किसी भी एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो स्यूडो फोर्स M2A इस पर इधर लगेगा, हाँ सर। स्यूडो फोर्स M3A इस पर इधर लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन इस पर इधर लगेगा। यस सर। ठीक है, बाकी वर्टिकल के फोर्सेस मैं बना नहीं रहा हूं, जरूरत नहीं है। अब देख ध्यान से M2 का इक्वेशन ऑफ मोशन T = M2A है ऐसा। M1 नहीं, ये M3 है। M3 का इक्वेशन T = M3G। यस सर। ठीक है, हाँ सर। और सर FBC = M3 है। नहीं ये समझना है। इधर देख, थर्ड का इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड M1 है। हाँ हाँ ये सर M1। M1 पर फोर्स देखो, इसमें सब लोग गलती करते हैं। M1 पर ये वाला फोर्स राइट इधर लगा हाँ सर। और M1 पर वो टेंशन इन द स्ट्रिंग भी तो लेफ्ट लगा, ये वाला T जो पुली के साथ है, और ये भी लगेगा नीचे की ओर, बट वर्टिकल मुझे देखना नहीं है। और ये जो N है ये राइट लगेगा। नहीं समझा? सर लेफ्ट लगेगा ना सर। M3 पर N राइट लगा रहा है M1, तो M3 M1 पर उतना ही N लेफ्ट लगाएगा। हाँ सर लेफ्ट, वही सर लेफ्ट। अच्छा,
हम लोग किस फ्रेम में देख रहे हैं? सर एफ M1। M1 के फ्रेम में देख रहे हैं, तो मुझे ये इक्विलिब्रियम में दिखाई देना चाहिए। यस सर। अच्छा, मतलब F इज इक्वल टू T प्लस N, इक्वेशन नंबर 4। और M3 के इक्विलिब्रियम से हम ये भी लिख सकते हैं N इज इक्वल टू M3A। हाँ सर। ये 4 इक्वेशन हो गए। यस सर। अब जो भी पूछे बता सकते हैं। क्या पूछा है? F पूछा है। यस सर। सर इसी में यही प्रॉब्लम हो गया। अब देखो F पूछा है, तो T और N मुझे यहाँ पुट करना है। तो T की Yes, sir. वैल्यू तो मालूम है M3G, N की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। तो N के लिए A चाहिए, तो सर फर्स्ट, N भी तो है। सुनना 2 मिनट, फर्स्ट 2 इक्वेशन से A की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर मिल जाएगी। So M2A is equal to M3G. So A is M3G upon M2। A मिल गया। हाँ सर। इस A को 1 में पुट कर दिया तो T मिल गया, M2 M3G अपॉन M2, दैट इज M3G मिल भी चुका है 2 में, समझ गए ना? 2 में मिल चुका है तो इसको नहीं लिखते हैं अननेसेसरी, क्यों कंफ्यूजन करो। A मिल गया, A मिल गया तो N मिल गया। सर N, अच्छा ओके सर। N इक्वेशन 3 से M3A मिल गया। यस सर। अब N और T दोनों को 4 में पुट कर दो तो F मिल जाएगा। हाँ सर। सर वो सर पहले ही उसमें से हो गया सर, तो फिर M2 प्लस M3 इंटू A आता है F, लेकिन असल में F है M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, राइट? हाँ, चाहते क्या है बता दो सर, मैं समझा नहीं। सर ये सर अभी जो पुट कर देंगे सर T और N, तो आता है सर M2 प्लस M3 हाँ इंटू हाँ, A। पुट कर दिया, चल F इज इक्वल टू T प्लस N। N क्या है? M3A। तो मुझे मिल गया M3 कॉमन G प्लस A, यही हो गया। हाँ सर। अब A की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो, तो हो गया M3 इंटू G प्लस M3G अपॉन M2, ऐसा कुछ। हाँ सर। सर मैं कह रही थी सर कि जो T आया सर ऊपर, तो वो हाँ पहले आ गया ना सर M2A, तो सर सीधा F में पुट कर देंगे, तो F इज इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू A, और सर A की वैल्यू आ गई उसको डाल देंगे। हाँ, कर सकते हैं किसी में। बट सर एक्चुअली F जो है वो तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन है ना, और सर इस इक्वेशन से आ गया कि F इज इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन। सर ये डाउट है क्यों हो गया ऐसा? नहीं, तुम अपने मन से क्या क्या डाउट कर रहे हो। चलो छोड़ो, यहाँ तक ठीक है। हाँ सर ठीक। चलो, और तुम्हें सीधे आंसर डिस्कस करते हैं। तुम्हें लग रहा है कि मैं इस फोर्स को लिख दूं कि M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन, यही चाह रही है? यस सर। तो लिख दो, आ गया आंसर? आ गया सर। हाँ, जो फोर्स F तुम्हें दिख रहा है वो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ऐसा आ गया। सर ये तो हो गया, बट सर इक्वेशन के हिसाब से हाँ सर जो सर 4 है सर, उसमें अगर हम T की वैल्यू पुट करेंगे जो फर्स्ट में आई और N की वैल्यू जो थर्ड में आई, सर आता है F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन। चलो अब बात करते हैं, क्या बोल रही है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसको किसको ऐड करूं? सर फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते थे तो T प्लस N ही असल में तो F ही मिलेगा ना।
तो सर m2 प्लस m3 इंटू एक्सिलरेशन हमें फोर्स हो गया, मिल गया, जब असल में तो वो m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्सिलरेशन। तो मुझे लगा मैंने इक्वेशन गलत किया है क्वेश्चन का। हाँ, एक गलती हुई ना, देखा नहीं तुमने। सर M1A से राइट हाँ, जा रहा है M1A ना? भी तो होगा ना। ये जो है ये तो हमारा आई मीन कौन सा नाम है, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम हम किसके रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, स्यूडो फोर्स, आई मीन खुद के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं ना। तो हाँ खुद सर। के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, तो खुद का एक्सेलरेशन a राइटवर्ड है, तो इस पर एक फोर्स यहाँ बनाना बच गया m1 इंटू ए, ये इधर होगा। ठीक है सर ये क्या? स्यूडो फोर्स। और नहीं तो ऐसे लिखेंगे F माइनस टी माइनस एन इज इक्वल टू m1a, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो। सर क्या आप ये वापस बोल सकते हैं सर, जो आपने अभी बोला ये वाला f मैंने माइनस? कहा कि अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में m1 ब्लॉक का मोशन देखें तो ये m1a का स्यूडो फोर्स नहीं लिखेंगे, हाँ सर। हम लिखेंगे F माइनस टी माइनस एन इज m1a। हाँ सर समझे। और अगर m1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तब इक्विलिब्रियम में दिखेगा, तो जब m1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो स्यूडो फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। हाँ सर अब हो गया। आया समझ में? ये सर ये था बस। इस असाइनमेंट में और कोई डाउट किसी को? सर असाइनमेंट 4 में। असाइनमेंट 4 में एक मिनट, ये कौन सा नंबर था ये असाइनमेंट का? 5 था तो 4 में। हाँ बोलो कौन सा क्वेश्चन बचा? रिकॉर्ड थी सर 7th और 8th। 7th और 8th। सर ये आप सॉल्व कर चुके हैं सर, उस चीज का है सर, उसका आंसर की से आपका आंसर मैच नहीं हो रहा। किसमें? 7th में? नहीं सर 8 में जो आपने किया था कल पिछली क्लास में। सर आपका आया था, बस वो आंसर की मैं ग्राउंड के रेफरेंस में दिया था। हाँ ऐसा ही कुछ होगा, और क्या इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है ना। तो 7th पूछ रहे हो ना, जो पहले मैंने नहीं सॉल्व किया है ना? यस सर। वो वाला देखो पहले, ये वाला ना, यही वाला Yes, था sir. बेटा। ठीक देखो, ऑल सर्फेसेस एट मोड ए बी सी ऐसा मैच द कॉलम। एन ए बी का मतलब हो गया ए और बी के बीच का नॉर्मल रिएक्शन। ये नोमेनक्लेचर समझ रहे हो ना? यस सर। सी डब्ल्यू का मतलब हो गया ब्लॉक सी और वॉल, यस सर। है ना? एफ और सी का मतलब हो गया फ्लोर एंड सी। यस सर। ठीक है, तो देखो एकदम ध्यान से देख, कॉमन सेंस से देखो, बी और सी कंबाइन टुगेदर जी साइन थीटा से नीचे आएगा। अब तो इतना क्वेश्चन कर चुके हो कि ये ओरली बता सकें। ए और बी कंबाइन टुगेदर जी साइन थीटा से नीचे, या ऐसे समझो कि बी जी साइन थीटा से नीचे आ रहा होगा। यस सर। ए का छोड़ दो, बी जी साइन थीटा से नीचे आ रहा होगा। यस सर। और ए बी के ऊपर राइट लेफ्ट कहीं जा रहा होगा। यस सर। बी के ऊपर मतलब बी के रेस्पेक्ट में देखें तो ए का मोशन राइट या लेफ्ट कुछ ऐसा ही होगा। यस सर। ठीक है, तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। सो एफ बी डी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ए का खुद का वेट, तीनों का मास सेम है क्या? हाँ सेम है। mg नीचे,
बी ए पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ये ऊपर NAB, है ना? हाँ सर। अच्छा, हम बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ए पर एक स्यूडो फोर्स इधर लगेगा mg sin थीटा, क्योंकि g sin थीटा एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन है, तो ए पर स्यूडो फोर्स अप द इंक्लाइन लगेगा। यस सर। ये एंगल थीटा होगा, तो ये mg sin थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। बोल बेटा। यस सर। यस सर। और ये mg sin स्क्वायर थीटा होगा। यस सर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में बी के रेस्पेक्ट में तो इक्विलिब्रियम में ही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं NAB अरे कुछ गलत है बेटा, इसमें कैपिटल M भी दिख रहा है मुझे ऑप्शन में, डी में दिख रहा है कैपिटल M। हाँ सर। अच्छा देख लेते हैं वैसे। सो NAB प्लस mg sin स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू mg। सो NAB is equal to mg कॉमन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना? सो NAB is mg cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता है ना? तो NAB मुझे mg cos स्क्वायर थीटा मिला, तो ये तीनों ऑप्शन में से इन तीनों ऑप्शन में से कोई तो नहीं है शायद। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तो भी नहीं। QRS में से कोई ऑप्शन नहीं होगा इसके बराबर, नहीं सर। कोई नहीं होगा। NAB देखो तो आंसर क्या दिया है, NBC के टर्म में दिया होगा तो निकाल के देखते हैं। वैसे QR और S तो नहीं दिया हुआ है ना आंसर में। अरे आंसर है तुम लोग के पास, या मैं देखूं? सर इसका आंसर पी नहीं है, सी का आंसर है पी। ए का आंसर क्या है ये बताओ। सर वो पता नहीं, शायद आर्या इसमें से कुछ होगा, देखना। देखने दे मुझे ही देखने दे। 18th का 18th नहीं क्या, कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा असाइनमेंट 4 था। असाइनमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 7। असाइनमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 7। ARBS, AR और BS, A का R, mg cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, गलत है सर इसमें 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि mg cos स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, सर मुझे करेक्ट आंसर आ रहा है सब चीजों का। करेक्ट आ रहा है तुम्हें? हाँ सर, वो मैंने ये सर ए पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, तो इट विल स्लाइड लाइक नहीं, सिर्फ वर्टिकल फोर्स लग रहा है, सो इट विल स्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन बी एंड बी विल मूव हॉरिजॉन्टली ऑन बी, ये तो सही है। तो सर मुझे करेक्ट आंसर आ रहा है वो। नहीं करेक्ट कैसे आ रहा है समझाओ ना मुझे, हो सकता है मेरा रॉन्ग हो, बट एक बार समझाओ तो सही। सर अभी सर मैंने वही किया, मतलब पूरा कैलकुलेट किया। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ बट वो पता नहीं कहाँ पे चला गया। सर एक्चुअली वो शायद बोल रहा है कि ए और बी कनेक्टेड नहीं है, तो बी स्लाइड होगा और ए सिर्फ हॉरिजॉन्टली नीचे आएगा। नहीं ऐसा कैसे होगा? एक गलती मेरे नहीं मुझे एक मिनट रुको, सब आंसर सही आ जाएगा, 2 मिनट रुको।
एक गलती मुझे समझ आ गई, 2 मिनट रुको, देखो क्लियर आ जाएगा, मतलब उसमें भी नहीं आएगा, मैं एक स्टेप बचाने के चक्कर में थोड़ा सा किया, उसमें कहीं गलत होगा। गलत क्या होगा जानते हो? ये जो मैंने कह दिया ना कि इसका एक्सीलरेशन g sin थीटा है, ये हमें मतलब श्योर नहीं है, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ए और बी, मैंने पूरा क्वेश्चन देखा नहीं उस समय, ए और बी दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ए बी के ऊपर भी तो मूव कर रहा है, तो ए और बी का एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है मुझे नहीं पता, ठीक है, लेट इट बी ए, लेट इट बी ए, ठीक है ना। अब एफ बी डी सब आ जाएगा एक और में, घबराओ नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए ड्रॉ करते हैं, तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो ए पर स्यूडो फोर्स एम ए मैं इधर लगा दूंगा, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी मैं इधर लगा दूंगा, एम जी मैं इधर लगा दूंगा, और ये एंगल थीटा होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो इसको नहीं सर। लिखूंगा एम ए कॉस थीटा, और इसको लिखूंगा एम ए साइन थीटा, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के इक्विलिब्रियम के लिए, चल मैं लास्ट मोमेंट पर ये सब क्वेश्चन करने में नहीं होता है, कोई जल्दबाजी नहीं, देखो इधर। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एन ए बी प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये हो गया एक इक्वेशन, ठीक है। यस सर। और राइटवर्ड डायरेक्शन में एम ए कॉस थीटा ही आया है मुझे, है ना इस पर, हाँ सर। तो इधर का एक्सीलरेशन ए कॉस थीटा ही होगा, उसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं यहां छोड़ दिया। अब बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, एफ बी डी ऑफ बी, बी पर सब ध्यान से देखिएगा, सब ध्यान से देखिएगा, बी पर एन ए बी नीचे लगेगा, लगेगा, हाँ Yes. सर। बी पर बी का एम जी नीचे लगेगा, यस सर। बी पर सी का एन बी सी इधर लगेगा, और बी का मोशन तो इधर होगा, डाउन द इंक्लाइन कहीं होगा। हाँ सर। सब लोग समझ रहे हो इस बात को? हाँ सर। ये एंगल भी थीटा होगा, होगा, तो ध्यान से देखना, सारे आंसर आ जाएंगे, घबराओ मत। एन बी सी इज इक्वल टू एम जी प्लस एन ए बी कॉस थीटा, हाँ सर। होगा ऐसा, हाँ और एम जी प्लस एन ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए जो ऊपर में लिया है हाँ सर। मिलेगा। हाँ अच्छा, तो ये हो गया बी की कहानी, मैं एक ही बार सब कहता हूँ ताकि चारों आंसर एक ही बार बोल दूं। ये हो गया बी की कहानी। अब सी की कहानी देखो, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी, सी रेस्ट पर है, सी पर इसका खुद का वेट नीचे लगा, ग्राउंड और सी के बीच नॉर्मल रिएक्शन सी एन सी एफ इधर लगेगा, वॉल इस पर इधर फोर्स लगाएगा, बोलो। हाँ सर। अब
सी बी पर फोर्स इधर लगाया है तो बी सी पर उतना ही फोर्स इधर लगाएगा जो हमारा एनबीसी है इधर। हाँ सर। अच्छा, ये एंगल थीटा होगा तो ये एनबीसी साइन थीटा होगा और ये एनबीसी कॉस थीटा होगा। कोई दिक्कत? अब क्या करो, यहां से मुझे इक्वेशन मिल गया NCF इज इक्वल टू mg प्लस NBC cos थीटा। जो भी नंबर, कौन सा नंबर होगा? 5 7। और दूसरा मुझे मिलेगा कि NCW मतलब सी और वॉल के बीच इज NBC साइन थीटा। ये मेरे सारे इक्वेशंस हो गए। अब देखो ध्यान से इस चारों इक्वेशन को देखो और आप लोग कॉपी भी करते चलो। अब देख, सब ध्यान से देख, अगर मुझे NBC मिल गया तो फिफ्थ और सिक्स्थ मिल गया, लास्ट वाला दो। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। तो उसके लिए NBC चाहिए। अब ऊपर आओ, अगर मुझे एक्सिलरेशन मिल गया, तो NAB मिल जाएगा इक्वेशन 3 में पुट करने से, यस सर। है ना? जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनेगा, इक्वेशन 1 और 3 से A और NAB का वैल्यू मिलेगा। हाँ। फ्री बॉडी, देखो तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। जो मैंने ड्रॉ किया है पहले वो कर लो, वो सब लिख लो। देखो तुम लोग से खुद ही सॉल्व करवाता हूँ। जो मैंने लिखा है उसको लिखो जल्दी, थोड़ा फास्ट कॉपी करो। चारों ABCD चारों आंसर खुद ब खुद ले आओगे तुम लोग। प्रॉपरली फ्री बॉडी डायग्राम जैसे ही हो जाए बताइए मुझे, फिर मैं बताते चलता हूँ कौन कौन से इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। चारों आंसर आपको आते चलेंगे। हुआ? So not yet. लिख लिया सबने? अब 1 और 3 को सॉल्व करके NAB और स्मॉल a की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ सर। फिर NAB जब आ जाए तो इक्वेशन 2 में पुट करके NBC निकाल सकते हो। हाँ। और जब NBC आ जाए तो 5 और 6 में वैल्यू पुट करके NCF और NCW निकाल सकते हो। यस सर। यस सर। चारों हो गए ABCD। आंसर मैच किया किसी का? देखो तो या मैं कर दूं? बोलो। नहीं सर, एक सेकंड। सॉल्व करते रहो, मैं बैठा हूं। जिसका जिसका आंसर आ जाए वो लोग निकलते चलो, जिसका जिसका नहीं आए रुके रहो, जिसको पूछना है रुके रहो। बाकी जिसका जिसका आंसर आ जाए सब एक एक करके निकलते चलो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, बट मैं यहीं पर हूँ,
जिसको भी आंसर आने में दिक्कत हो बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। एक स्प्रिंग से रिलेटेड असाइनमेंट मैं अभी भेज दूंगा, जिसमें केवल स्प्रिंग के क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि एससीवी में स्प्रिंग का 1-2 क्वेश्चन होगा, वो भी बहुत चिंदी सा। ठीक है, तो एससीवी तो कर लेना, लेकिन स्प्रिंग का एक प्रॉपर असाइनमेंट मैं आपको भेज देता हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में फ्रिक्शन स्टार्ट कर देंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके डाउट डिस्कस करते रहेंगे। चलो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। जिसका जिसका आंसर आते जाए जाते जाओ, जिसका नहीं आए रुके रहो।